नमस्कार भाई, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सभी के? सब लोग एकदम आनंद मंगल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हालचाल? आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही धुआंधार चैप्टर, जिसकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत हद तक होती है। और वैसे भी हम इस समय उन्हीं टॉपिक्स को ले रहे हैं जिनकी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ। पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। जय श्री महाकाल। चलें करें शुरू, आ जाओ। तो आपको पता ही है बेसिक चीज, क्लास खत्म होते ही नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना क्लास के अंत में, है ना। और ये सारे चैनल से सबसे आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और रोज ये सारी कक्षाएं आपके लिए चल रही हैं डेली, इन सभी क्लासेस का फायदा उठाइए। बहुत धुआंधार तरीके से डेली प्रैक्टिस चल रही है, और प्रैक्टिस का ही ये समय है जो अंतिम ये दिन चल रहे हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के समय हैं। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, एमसीक्यूज लगाओगे, उतने फायदे में रहोगे, ध्यान रखना बात को, है ना। और आपके लिए कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें, पटवारी की प्रैक्टिस बुक ई बुक जो है मात्र 21 रुपए में विनर्स की एप्लीकेशन पे आपको दी जा चुकी है। कल कंप्यूटर की भी प्रैक्टिस ई बुक लॉन्च हो गई है, रात को ये लॉन्च हो गई थी मेरी क्लास के बाद, 21 रुपए में 1000 से ज्यादा प्रश्न फटाफट निपटा दोगे आप इनको, है ना। तो ये भी आप विनर्स की एप्लीकेशन से ले लेना। कहां दिखाई देगा ये सब कुछ? ये आपको बुक्स सेक्शन में दिखेगा, और बुक्स में जाओगे तो यहां ऊपर ई बुक्स दिखेगा, और यहां पे आपको सारी किताबें दिखने लगेंगी। मैनेजमेंट इंग्लिश मीडियम भी कल कंप्लीट आ चुकी है। इस महीने मध्य प्रदेश जीके और जनरल इंग्लिश, ये दो नई बेहतरीन किताब आने वाली है। आईफोन पर भी एप्लीकेशन आ चुकी है, और 1 से 5 मार्च तक आपको पता है कि विनर्स की एप्लीकेशन पर धमाकेदार ऑफर चल रहा है, जिसमें सभी कोर्सेज बहुत कम फीस में मिल रहे हैं, है ना। 299, 499 से 4-5 कैटेगरीज हैं। और टेस्ट सीरीज तो शायद आप सबने ले ही ली होगी, 49 रुपए वाली, है ना। और बाकी भी जो किताबें हैं, ये सब भी आपको बहुत कम में, मैथ्स की, प्रबंधन की, ये सारी किताबें मिल जाएंगी। और अगला कि कल क्या पढ़ने वाले हैं, तो कल नोट कर लेना, कल हम पढ़ेंगे आयु। रोज आपसे 8 बजे मैं मिलूंगा, और कल रात को हम क्या पढ़ने वाले हैं? आयु। आयु मतलब एज, ठीक है। इसके बाद इस हफ्ते के जो हमारे आने वाले 2-4 दिन है, उसमें मैंने नावधारा, नल टंकी, औसत, इस प्रकार के चैप्टर्स का प्लान करा है, जो आप लोग कल कमेंट करके भी मुझे बता रहे थे। तो ऐसे ही चैप्टर्स लेते हैं जिनको हमने बहुत ज्यादा यूट्यूब पे नहीं पढ़ा, या जिनकी आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाए, ताकि उनमें अभी आप एक्सपर्ट हो सकें। चलिए, तो करते हैं अंताक्षरी शुरू, लेकर प्रभु का नाम। एलसीएम एचसीएफ निकालना तो आता ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। राम राम सभी को। ठीक है। नमस्ते नमस्ते। कॉपी पेस्ट वाले थम जाओ भाई, तुम लोग दूसरों के कमेंट नहीं देखने देते हो, फिर तुम्हें थोड़ी देर के लिए क्लास के बाहर मुर्गा बना के खड़ा करना पड़ता है। कॉपी पेस्ट थम जाइए। वेरी गुड। बहुत बढ़िया यार, आंसर ही दे दिया तुम लोगों ने। देखो, एक आपके पास है 18/5, एक आपके पास है 6/25, और एक आपके पास है 36/125। और आपको यह ध्यान देना जरूरी है कि यहां पे क्या निकालना है, यहां पे निकालना है एलसीएम, ठीक है भाई। एलसीएम में क्या होता है कि ऊपर के नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं, और नीचे के नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं। अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम, और नीचे वाले नंबर्स का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर के, यानी अंश और हर की बात कर रहा हूं मैं ना, अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम, अगर एलसीएम एचसीएफ बोलते तो 18, 6 और 36 ऐसी संख्या सोचिए जिसमें सबका भाग चला जाए, तो वो तो स्वयं 36 है ना।
और 5, 25 और 125 ऐसी संख्या सोचिए जो इन सब में कॉमन हो, इनका एचसीएफ निकालना है तो वो होगी 5, और 36 में 5 का भाग दोगे तो 7.2 आ जाएगा। बस यही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम है। 7.2 इज द आंसर। आप में से अगर कोई भी ऐसा है जिसको इस चैप्टर को बेसिक से पढ़ना है, आपने पहले नहीं पढ़ा है, यूट्यूब पे सिंपल सर्च मारिएगा एलसीएम एचसीएफ बाय आदित्य सर, आपको मेरा वीडियो मिलेगा। वहां आप पूरी बेसिक मेथड देख सकते हो, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या मेथड्स है, टेक्निक्स है, वो सारी चीजें आप देख लेना। ठीक है भाई, ऊपर के नंबर्स का एलसीएम 36, नीचे के नंबर का एचसीएफ यानी जो सब में कॉमन है 5, आंसर इज 7.2। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा है वैसे तो आपको। हाँ, अरिथमेटिक बैंक में भी पूरी काम आएगी आपको। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। देखो, आप 126 0.126 है तो इसको लिख लो 126 बटे 1000, दशमलव के बाद 3 अंक है। फिर आपके पास एक 36 और बटे में कितना है 100। फिर आपके पास कितना है 96 और बटे में कितना है 100, है ना। अब मुझे ये बताइए कि इनका एलसीएम क्या आएगा। तो ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम लेंगे और नीचे वाले नंबर्स का वापस से एचसीएफ लेंगे, जो अभी मैंने बताया था, है ना भैया। तो 126, 36 और 96 का एलसीएम क्या होगा, कौन बताएगा। और इनका एचसीएफ जो सब में कॉमन हो वो तो 100 होगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है ना भैया। 100 का भाग दोगे और जहां तक मुझे उम्मीद है ना, इनका एलसीएम आ रहा होगा 2016, और जब आप उसमें 100 का भाग दे रहे हो तो आंसर आएगा 20.16, 20.16, यही आंसर है। 100 क्यों आया, 100 कॉमन है, आपको एचसीएफ निकालते आना चाहिए। एलसीएम मतलब जिसमें सबका भाग चला जाए, एचसीएफ मतलब जो सब में कॉमन हो, है ना। तो 1000, 100 और 100 में कॉमन क्या निकलेगा 100, क्योंकि 100 में 100 का भाग भी जाता है और 1000 में भी 100 का भाग जाता है। तो एचसीएफ आएगा 100 और एलसीएम आएगा 2016। एलसीएम निकालना नहीं आता है, गुणनखंड विधि सबसे बढ़िया, आपको पता ही होगा। 126, 36 और 96, सबसे पहले आप 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग गया 63 बार, 2 से 18 बार, 2 से 48 बार, फिर 2 से भाग यहां जाएगा नहीं, या 9 बार, यहां 24 बार, फिर 2 से भाग दिया जाएगा नहीं, 9 बार, 12 बार, ऐसे करते जाओगे। फिर जितने भी गुणनखंड आएंगे उनका गुणा करोगे, 2016 आ जाएगा। ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर। चलो और आगे बढ़ेंगे। ये देखिए तीसरा सवाल, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कमरे की छत पर फर्श बंदी करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। देखो ये नीचे लिखा बहुत आसान भाषा में है, लेकिन शब्दों के पीछे राज है, उसको आप हल्के में मत लेना। फाउंडेशन से एमपीएसआई कवर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। चलो देखिए, देखो 1 मीटर में 100, पहले तो आपको इनकी इकाई सेम करनी पड़ेगी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 12 मीटर का मतलब क्या होता है 1200 सेंटीमीटर, और उसमें 95 और जुड़ जाएगा,
तो एक हो गया तुम्हारा 1295 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या है 3 मीटर यानी 300 प्लस 85, तो यह आ जाएगा 385 सेंटीमीटर। चौड़ाई वाले कमरे की छत पर फर्श बंदी करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। देखो यहां पे जिस शब्द का प्रयोग करा है ना, इसको हल्के में नहीं लेना। वर्गाकार, वर्गाकार का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, यानी आपको ऐसी टाइल्स चाहिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों कैसी हो, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो। तो लंबाई चौड़ाई बराबर चाहिए, यानी मुझे इन दोनों का HCF चाहिए, है ना। मैं आपको पूरा समझाता हूं, आपको अभी समझ नहीं आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा, क्या करना है। एक बार पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, फिर आपको मैं पूरा उसका तरीका बताऊंगा कि ऐसा हमने क्यों करा। आप बस ध्यान से सुनते जाइए ऐसा क्यों करना है। क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया है, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। देखो आप सबसे पहले 1295 के गुणनखंड करोगे, तो 1295 के अगर आपने गुणनखंड करे तो 5 का ही भाग जाएगा, तो 5 का भाग जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 इंटू 5 25, और 5 इंटू 9 45, है ना। फिर 3 का भाग जाएगा नहीं, और किसका जा सकता है 259। यहां पे अगर आप भाग देते हो 7 का जाएगा क्या, 7 तिया 21, हाँ 7 का भाग चला जाएगा, 7 तिया 21, 7 इंटू 7 49, यहां 37 बचेगा। आप देखते जाओ, पूरी मेथड समझो, आखिर में आप खुद बोलोगे कि हाँ सर अब समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। और एक आपके पास क्या है 385 है, तो इसको भी समझ लेते हैं। 5 का भाग पहले जाएगा, 5 इंटू 7 35, और फिर बचेगा 3 और 7, 5 इंटू 7 35, तो अगला 7 आएगा, अगला 11 आएगा। अब HCF का मतलब होता है ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो। तो यहां पे दोनों में कॉमन क्या है, यहां पे ध्यान से देखिए 5 दोनों में है, 7 दोनों में है, तो इन दोनों संख्याओं का जो HCF आएगा वो 35 आएगा, ठीक है। तो इस 35 से मुझे क्या पता चला, इस 35 से मुझे यह पता चला कि जो टाइल्स मुझे लेनी है उसकी लंबाई भी 35 होनी चाहिए और उसकी चौड़ाई भी 35 होनी चाहिए। यह बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। लंबाई भी 35 होनी चाहिए और चौड़ाई भी 35 होनी चाहिए। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा जो कमरा है उसकी जो छत है उसकी लंबाई कितनी है 1295 और चौड़ाई कितनी है 385, और एक टाइल्स की लंबाई भी 35 है और उस टाइल्स की चौड़ाई भी 35 है। तो आप इसको हल करेंगे तो पता चलेगा कम से कम कितनी टाइल्स की आवश्यकता है, ठीक है। कमरे की छत पर फर्श बंदी करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल्सों की संख्या बतानी है। क्लियर है बात भाई यहां तक, ठीक है। चलें समझे। अब देखो यहां पे एक चीज देखो, मुझे पता है कि भाई 1295 के अंदर क्या है, इसके अंदर है 35 गुणा 37, और इस 385 के अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी है 35 गुणा 11, और हमारे पास नीचे क्या है, नीचे हमारे पास 2 बार 35 है, तो 2 35 से ये दोनों चले जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा 7, 7 3 10 का 0, कैरी 1, 407 टाइल्स। यहां पे आपको कुछ गड़बड़ चल रहा है भैया मामला, है ना। 3 मीटर है, ये है 35 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा, आंसर तो इसका 407 आना चाहिए, है ना। क्योंकि ऊपर आप लेंगे क्षेत्रफल जो आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और नीचे वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल तो वो आएगा a का स्क्वायर, ठीक है ना। 407 आंसर आएगा। मेरे ख्याल से ऑप्शन गलत है, इतनी ज्यादा टाइल्स नहीं लग सकती, है ना। देखो कारण बड़ा सिंपल है, आपको अब मैं एक बार पूरी प्रोसेस समझा रहा हूं कि ऐसा हमने क्यों करा, क्या कारण है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, है ना। पहले तो आपने 12 मीटर यानी 1200 सेंटीमीटर, तो 1200 प्लस 95 1295, फिर 3 मीटर प्लस 85 385, आपने इनके गुणनखंड करे और आपने देखा कि दोनों में हाईएस्ट कॉमन नंबर्स क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है 5 7 5 7, यानी 35 दोनों में आ रहा है। HCF 35 होने का मतलब है कि जो टाइल्स होगी उसकी लंबाई भी 35 होगी, उसकी चौड़ाई भी 35 होगी, तो एक टाइल्स के क्षेत्रफल का भाग देंगे
पूरे क्षेत्रफल में, तो हमें नंबर्स पता चल जाएगा, संख्या पता चल जाएगा। तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई ये है और एक टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई ये है। यहां पे मैंने आपको देखा कि 5 और 7 35 और 37, 5 और 7 35 और 11, 2 35 से 2 35 गए, आंसर आपका 407 आना चाहिए जो मुझे लगता है। ठीक है, पैंतीस दो बार लेंगे ना। अरे वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो आप वर्ग का क्षेत्रफल लोगे तो दो बार लोगे ना। मैं भावनाएं समझ रहा हूं कि आपको पता तो कुछ है नहीं। आपने सोचा होगा कि सर 407 तो आ गया, लेकिन ऐसा क्या करें कि इनमें से कोई सा ऑप्शन आ जाए। तो महापुरुषों ने 35 का गुणा किया और देखा कि कोई सा आंसर आ रहा है क्या, तो उन्होंने उसी को ठोक दिया। ठीक है, लेकिन आंसर लाने से ज्यादा जरूरी है कि उसकी मेथड सही क्या है। तुक्केबाजों सुधर जाओ तुम, ये भी अच्छा है ऑप्शन। और ऐसा परीक्षा में भी होगा, या तो क्वेश्चन में ही गड़बड़ होगा, ऑप्शन में ही गड़बड़ होगा, तुम्हारा तुक्कापन पूरा निकल जाएगा वहां पे, है ना। ऑप्शन में ही करेक्ट आंसर नहीं और तुम आंसर लगा के आ जाओगे, बहुत बुरी चोट होगी तुम्हारे साथ, है ना। मुझे पता है तुमने 407 में 35 का गुणा करके जबरदस्ती आंसर लाए, क्योंकि ऑप्शन में से कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा। हाँ, देखो कितने महान महान लोग हैं। यहां हम पढ़ा रहे हैं और एक बच्चा क्या बोल रहा है, सर आप दिन में कितनी बार कपड़े चेंज करते हो? 3-3 बार। देखो हम ऑनलाइन क्लास जब सुबह लेते हैं तो कपड़े अलग होते हैं, फिर जब हम ऑफिस जाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं तो कपड़े अलग होते हैं, फिर वापस यूट्यूब पे आते हैं तो कपड़े फिर अलग होते हैं। ठीक है, मान लो आपकी क्लास लेने के बाद किसी फंक्शन में जाना है तो फिर कपड़े फिर चेंज होंगे। तो एक दिन में 3-4 बार कपड़े बदलना सामान्य है। बस खुश। 5 घंटियां 3, 5, 8, 9, 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती है। सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं, कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेंगी? देखो, एक घंटी हर 3 सेकंड में बज रही है, एक हर 5 में, एक हर 8 में, एक हर 9 में, एक हर 10 में। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या लेना होता है? ऐसे क्वेश्चंस में आपको लेना होता है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य, वर्तक की वर्त्य। हम्म। जीवन में इतने सफल हो जाओ कि दिन में 4 बार कपड़े बदलो, है ना। चलो, इनका एलसीएम लेंगे भाई। तो एलसीएम क्या लिया जा सकता है जिसमें सबका भाग चला जाए, है ना। 5 × 15 = 120, 1200, 360 में सबका भाग चला जाएगा क्या? 3 का 5 का तो जाना है, 8 का भी चला जाएगा, 9 का भी, 10 का भी। 360 सेकेंड। भाई देखो, ऐसे केस में आप हमेशा एलसीएम लेते हो, आप ऐसा नंबर फाइंड करते हो जिसपे सारी घंटियां एक साथ बजे। तो 360 सेकेंड वो समय है जिसपे सभी घंटियां एक साथ मिलेंगी। अब 360 सेकेंड को मिनट में बदलना है तो 60 का भाग दे दो, तो हर 6 मिनट में घंटियां एक साथ मिलेंगी, यानी एक ही समय पर बजेगी। ठीक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 4 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में 400 सेकेंड। देखो, एक बंदा पूरा एक चक्कर लगाने में 400 सेकेंड लेता है, एक को 600 सेकेंड लगते हैं, एक को 720 सेकेंड लगते हैं, एक को 900 सेकेंड लगते हैं, है ना। अब कितने समय बाद ये वापस मिलेंगे या इनकी मुलाकात होगी? ऐसे क्वेश्चंस में भी आप हमेशा क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। मतलब एक ऐसी संख्या जिसमें सब का भाग चला जाए। जल्दी से बोलो मुझे, कौन सी संख्या इसका करेक्ट आंसर होगा? ऐसा नंबर जिसपे सब मिल जाए, सब का भाग चला जाए। हम्म।
प्रायिकता करा देंगे, बस निश्चिंत रहो। देखो 400 672 मैं आपको सजेस्ट करूंगा जीरो हटा दो तो आपका दिमाग थोड़ा जल्दी काम करेगा। 40 60 तो भाई 120 से बाद बन जाती, लेकिन 72 है तो 360 लेना पड़ेगा, 90 अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा। ये सब सेकंड में है तो 3600 सेकंड वो टाइम है जिसपे सब मिलेंगे, और सेकंड में ही पूछा है तो आंसर आपका 3600 ही आ जाएगा, है ना। एलसीएम एचसीएफ बेसिक निकालना आप सीख लेना, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, और अगर आपने विनर्स के कोर्स में पढ़ा है तो फिर आपको वहां पे बताया ही है। 3600 बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। ए की वैल्यू 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 4, बी की वैल्यू 2 की पावर 3 5 की पावर 2, और सी की वैल्यू 3 की पावर 3 5 की पावर 2 इंटू 7। और आपको इन सब का क्या बताना है, आपको इन सब का एचसीएफ बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है ऑफ ऑल दिस नंबर्स। हाँ, कल कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे एज, आयु। देखो एचसीएफ का मतलब होता है जो सब में कॉमन हो। तो आप देखिए, दो यहां है, दो यहां है, लेकिन दो यहां नहीं है, तो यह आंसर हो नहीं सकता। 3 यहां है लेकिन यहां है और यहां नहीं है। 5 यहां भी है, 5 यहां भी है और 5 यहां भी है। और एचसीएफ में हमेशा देखते हैं लोएस्ट पावर, है ना, या मिनिमम पावर, जो कम से कम घात है, आप हमेशा उसको देखते हो। तो भाई 5 की घात 2, 5 की घात 2, 5 की घात 4, यानी 5 दो बार तो सबके अंदर है ही। 5 का वर्ग यानी 25 इज द आंसर। 25 आंसर है बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ओके, जो सब में कॉमन हो, 5 सब में है और 2 बार तो सब में निकलेगा ही। आंसर इज 25। चलो भैया, एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स माइनस 2 है, तो पी एक्स और क्यू एक्स का एलसीएम बताओ। अब तुम्हारे तोते उड़ेंगे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो भैया, हम आपको एक बात बताते हैं, पूरा खेल यहां एल्जेब्रा का है और बहुत ज्यादा कठिन नियम नहीं लग रहा है। आप सिर्फ मुझे यह बताइए कि एक्स क्यूब माइनस 8 को मैं क्या एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब बोल सकता हूं? किसी को बुरा तो नहीं लगेगा। 8 को क्या 2 का घन लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर लिख लो। अब ये अपने आप में पता है क्या है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। यहां पे ए का रोल एक्स प्ले करेगा, बी का रोल 2 प्ले करेगा। तो मुझे बताओ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, जो आपको ये दिया हुआ है, समझना है ना। हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इस एक्स प्लस 1 का टेंशन मत लो, इसको तो छोड़ो। ये अपने आप में ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? पहले तो आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। माइनस होते हुए भी सब प्लस में आता है, और 2 के वर्ग को मैं 4 लिख दूं अगर आपकी आज्ञा हो, और x प्लस 1 वहां पहले से ही है। ये x प्लस 1 वहां पे पहले से ही है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी से बोलो। ठीक है, नीचे आ जाओ। अब नीचे ध्यान दो, QX। अब यहां ध्यान से देखो, क्या मैं इसको 1 का क्यूब बोल सकता हूं? QX, तो ये क्या हो गया? ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए प्लस बी, ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, और माइनस में यहां प्लस होते हुए भी क्या आता है?
याद रखिएगा प्लस होते हुए भी माइनस आता है, तो माइनस ए बी, तो माइनस ए बी यानी एक्स इंटू वन यानी एक्स, और पहले से यहां पे क्या उपलब्ध है, एक्स माइनस टू। अब बताओ दोनों बातें समझ में आई या नहीं। एक्स क्यूब माइनस 8 मैंने आपको समझाया, और वन को वन का क्यूब लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब दोनों के फॉर्मूले लग रहे हैं, है ना। तो यहां तक बात सही है। अब आपको इन दोनों का बताना है एलसीएम। एलसीएम मतलब जो जिसमें सब का भाग जाए, तो जो भी आंसर आएगा, अब देखो यहां पे x माइनस टू दोनों में है, तो आंसर में x माइनस टू तो आना ही चाहिए। x प्लस वन दोनों में है, तो ये भी आना ही चाहिए, ये भी आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, और ये भी आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, है ना। जिस ऑप्शन में वो आंसर x प्लस वन एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, केवल बी आंसर आएगा क्या, ओनली बी आंसर। देखो मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं, सुनिएगा बात ध्यान से, जगह है क्या अपने पास खाली, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 गुणा 3 और 7 गुणा 11 का एलसीएम बताओ, अगर मैं कहूं कि 2 गुणा 3 और 7 गुणा 11, अच्छा एक काम और करते हैं, इधर ऐसा कर लेते हैं 2 गुणा 3 और इधर कर लेते हैं 2 गुणा 5, इन दोनों का एलसीएम बताओ। तो देखो 2 दोनों में है तो 2 आ जाएगा, लेकिन 3 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, 7 दोनों में नहीं है, 11 दोनों में नहीं है, ये इन दोनों का एलसीएम आएगा। जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लेंगे, पर जो कॉमन नहीं है उसको तो लेना ही पड़ेगा ना, बस यही लॉजिक है भाई। x प्लस टू एक्स माइनस टू एक बार ले लिया, x प्लस वन एक बार ले लिया, अब ये तो कहीं से कहीं तक मिलते जुलते नहीं है, तो इन दोनों को पूरा पूरा लेना पड़ेगा, इसलिए आंसर क्या आएगा, बी। ठीक है, चलो इधर आ जाओ 8वें सवाल पे। ठीक है, मैं चेक करवाता हूं रवि, है ना। हाँ एचसीएफ होता तो वो जरूर बना जाता, जब कुछ कॉमन ना निकले तो एचसीएफ वन निकलता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो देखें, 8 15 16 21 5 से पूरी तरह विभाजित वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जिसमें 8 का भी भाग जाए, 15 का भी भाग जाए, 16 का भी भाग जाए, 21 का भी भाग जाए और 5 का भी भाग जाए। तो इनसे भाग जाने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है। देखो इसकी मेथड बहुत लंबी है, मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको मेथड से करिए, आप इसको डिविजिबिलिटी से सॉल्व करिए। देखो 5 का भाग तो सब में जाएगा, तो 5 का नियम तो नहीं लगना, है ना। 8 का भाग देके देखें क्या, 8 का भाग सब में जाना चाहिए, 8 का नियम होता है आखिरी के 3 अंक, है ना। तो 8 इंटू 4 32 चला जाएगा, 8 इंटू 9 72 इसमें भी चला जाएगा, 8 इंटू 8 64 इसमें भी जा रहा है, 8 का भाग सब में जा रहा है, इससे भी बात नहीं बन रही, है ना। फिर आप क्या कर सकते हो, चलो 16 का देख सकते हो, या फिर एक काम करो, इस 21 की डिविजिबिलिटी चेक करो। 21 के अंदर दो संख्याएं होती है 3 और 7, अगर 3 और 7 का भाग सब में जा रहा है तो वो आंसर आ जाएगा। डिविजिबिलिटी से ज्यादा इजी रहेगा, मेथड से बहुत लंबा रहेगा, क्योंकि पहले एलसीएम निकालो, फिर 10,000 सॉरी 1,00,000 लाओ, 1,00,000 में उसका भाग दो, फिर शेष आएगा, शेष घटाओ, एलसीएम जोड़ो, एलसीएम तो नहीं जोड़ना है घटाना है, बहुत लंबी मेथड होगी, मत करो आप उससे। चलो 3 का देखें, 3 का भाग यहां जाएगा क्या, 6 2 8 और 8 16, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, है ना। 9 9 1 2 इसमें 3 का भाग चला जाएगा, 7 5 12 इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, 3 2 5 8 13 इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा।
तो हमें चलो ये तो क्लियर हुआ कि भाई दो ऑप्शन है, उसमें से दो ही बचे हैं, दो चले गए, तो 3 का भाग इन दोनों में जा रहा है। अब 7 की विभाज्यता चेक कर लेते हैं। तो 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, और इसके बाद बचेगा आपके पास 7 इंटू 6 42, और 7 इंटू 8 56। इसमें 7 का भाग जा रहा है। यहां आ जाए, 7 एकम 7, 7 इंटू 4 28, 7 एकम 7, और ये इसमें भी भाग जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, ये दोनों ऐसी संख्याएं जिसमें 3 का भी भाग जा रहा है, 7 का भी भाग जा रहा है। तो ऐसे केस में आपका आंसर देखो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? वो होगी 99,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 99,999। और इसके करीब कौन है? बी वाली है। तो ये आपके आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों में सबका भाग जा रहा है ना। आप चाहें तो और 15 16 से भी चेक कर सकते हो, 16 की विभाज्यता लगा दो, पर जरूरत नहीं है भाई। आपको पता चल गया दोनों में 3 और 7 का भाग जा रहा है, और आंसर आपका 5 अंकों की सबसे बड़ी के होगा, तो ये आंसर है। बाकी आप 15 16 का भाग देके और श्योर हो सकते हो। मेथड से नहीं करेंगे, बहुत टाइम वेस्टिंग है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का HCF 8, LCM 48 है, उनका अनुपात 2 और 3 है, दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? देखो मेरे भाई, आपसे कहा गया है कि HCF इज 8, LCM इज 48, और आपसे कहा है कि दोनों संख्याएं जो हैं उनका अनुपात है 2:3, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? अगर कंसेप्ट पता है तो 2 सेकंड का सवाल नहीं है ये, 2 सेकंड नहीं लगने सवाल को करने में। हाँ, जिन्होंने लाइक नहीं ठोका है लाइक कर देना। कल आयु पढ़ेंगे, तैयार हो? मजा मजा आएगा आयु में भी आपको। कितने कोर्स खरीद सकते हैं? जितने आपकी इच्छा हो, कोई ऐसी लिमिट नहीं है। देखो भैया, आपको हम एक छोटी सी बात बताते हैं। HCF वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है ना। हम हर अनुपात को क्या लिखते हैं? 2x और 3x। x दोनों में कॉमन होता है, और इसी को बोलते हैं HCF। कभी भी HCF लिखो तो उसी को x मानो। तो ये जो 8 है, ये एक प्रकार का x है, यानी x की वैल्यू 8 है। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। एक संख्या 16 है, एक संख्या 24 है। आपसे बड़ी संख्या पूछा है, आंसर इज 24। बस इतना सा काम करना है। HCF क्या होता है समझो तो आप बात को। HCF का मतलब ही होता है जो दोनों में कॉमन हो, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो सबसे बड़ा नंबर कॉमन है 8, 8 का दुगना 8 का 3 गुना, बात खत्म। क्योंकि सबसे बड़े नंबर को ही तो हम हटा के अनुपात बनाते हैं। तो 24 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल हम बढ़ाएंगे, है ना। अभी आसान आसान सवाल हमने करें, अब क्वेश्चंस का लेवल और बढ़ाएंगे। तैयार हैं सब लोग? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए, कल क्या पढ़ेंगे मैंने अभी आपको बताया, कल पढ़ने वाले हम आयु, है ना। और पटवारी की प्रैक्टिस की ई बुक लॉन्च हो चुकी है विनर्स की एप्लीकेशन पर, मात्र 21। 12 प्रैक्टिस सेट, 3 सॉल्व पेपर्स, 15 प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिल जाएंगे, इनको आप ले सकते हैं। कंप्यूटर की ई बुक भी लॉन्च हो गई है जिसमें 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसकी फीस भी मात्र 21 है। फटाफट आप पूरे ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा सकते हो, 40 टेस्ट पेपर्स दिए हैं, है ना। कहां मिलेगा? ये बुक्स वाला सेक्शन है, बुक्स में आपको ई बुक्स दिखेगा और उसके अंदर ये सारी किताबें आपको दिख जाएंगी। मैनेजमेंट इंग्लिश मीडियम भी आ चुकी है, और होली ऑफर आज से चालू हो चुका है, 1 तारीख से 5 मार्च तक ये रहेगा। सभी कोर्सेज बहुत कम फीस में। आपको अगर मुझसे मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, या कंप्लीट एसएससी, बैंक, पटवारी, एसआई, कांस्टेबल आने वाले हैं, बहुत कम फीस में आप अभी से शानदार तैयारी कर सकते हो, है ना। और ये मेरी मैथ्स की, मैनेजमेंट, इनकी सबकी किताबें उपलब्ध हैं, ये भी आप विनर्स की एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हो। 10वां सवाल देखेंगे भाई। ई बुक को आप केवल मोबाइल में ही पढ़ सकते हो, मतलब एप्लीकेशन के अंदर ही पढ़ सकते हो, वो शेयर नहीं हो सकती। चलो ओके,
दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग, उनके बीच का अंतर 512 496 है। एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या है? देखो भैया, एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ोगे तो आएगा 512 और एलसीएम में से एचसीएफ घटाओगे तो आएगा 496। 12 6 18 यानी 8। तो मैंने तो यहां पे, आप चाहो तो इसको इससे काट के और 2 बार एलसीएम बराबर इनको जोड़ के कर लेना। मैं यहां पे पता है क्या दिमाग लगाऊंगा, मैं यहां पे डायरेक्ट निकाल लूंगा कि एलसीएम और एचसीएफ यहां पे क्या है। दोनों में अंतर कितने का है? दोनों में अंतर है 18 का। 18 का अगर आप आधा करते हो, है ना, नहीं 18 नहीं 16 का, ये 12 ज्यादा है 4 कम है, 12 4 16, 16 का आधा 8, एक संख्या 8 है, इसमें से 8 कम कर दो तो एक आ जाएगा 504। देख लो अब आप 504 में 8 जोड़ोगे 512, 504 में से 8 जाएगा तो 496। तो हमने तत्काल पता लगा लिया। कैसे करा? इनका अंतर है 16 और 16 का आधा कर दिया यानी 8। एचसीएफ 8 आ गया, एलसीएम 504 आ गया। अब इसके आगे बच्चे बच्चे को पता है कि किसी भी दो संख्याओं का गुणा और उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा हमेशा बराबर होता है। किसी भी दो संख्या का गुणा और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा हमेशा बराबर होता है, ये जानते हैं आप। तो एक संख्या इन्होंने कहा कि भैया एक संख्या 72 है, एक हमें नहीं पता, इनका एलसीएम है 504 और एचसीएफ कितना है 8। ठीक है, हल कर लो। तो 8 से कैंसिल हुआ ये 9 बार, 9 से उड़ा दिया, 9 5 45 और 9 इंटू 6 54। तो जो एक संख्या छिपी हुई है वो क्या है? 56। 56 आपका आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है और इनका लघुत्तम समापवर्तक 48 है। इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा? अब भी बताया, किसी भी दो संख्या का गुणा कर लो या उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर लो, एक ही बात है। अगर दोनों संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल करना है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करके वर्गमूल कर लो, एक ही बात है। वेरी सिंपल, है ना। तो आपको बोला है भाई दोनों संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल लगाओ, तो इधर लगाओ तो इधर भी लगा लो, आंसर तो दोनों तरफ सेम आना है। तो आपको दिया है कि भैया एलसीएम 48 है और एचसीएफ 12 है और वर्गमूल लगा दो। तो 48 अपने आप में 12 गुणा 4 होता है और ये तो 12 है ही। 12 12 1 12, 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। तो वर्गमूल के बाहर क्या निकलेगा? 24। यही उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर है। कितना सिंपल सवाल था। 24 करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट। अगला देखेंगे। तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है, उनका एलसीएम 840 है, उनका एचसीएफ बताइए। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एचसीएफ सुनते ही आपकी चक्री घूमनी चाहिए कि आपको एक्स पता लगाना है। बस एक्स पता चल जाए, भाई तीन संख्याएं 3 5 और 7 के रेशो में है, तो एक संख्या 3x, एक 5x, एक 7x, आपको कैसे भी करके x की वैल्यू पता लगानी है कि x बराबर कितना, आपका जीवन धन्य है इसके आगे। उनका एलसीएम 840 है। अब मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम बताना जरा। इनका एलसीएम पता है क्या होगा? x तो तीनों में कॉमन है ही, लेकिन 5 दिया 15, 15 इंटू 7 105। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम पता है क्या आएगा? 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा x, क्योंकि x तो सब में है लेकिन सब में नहीं है। तो 3 गुणा 5 गुणा 7 कितना होता है? 105x। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 105x है, जबकि रियल में एलसीएम 840 है। 105 से 8 बार कटेगा, यानी x का मान कितना आ गया? 8। और x को ही एचसीएफ बोलते हैं।
एक्स को ही HCF बोलते हैं क्या? तो आपका HCF पूछा था, HCF आ गया 8, बात खत्म है। अगर आपसे बोलते तीनों संख्याएं बताओ हमें, तो आप इसी 8 का गुणा इन तीनों में बारी बारी से करते और आपको आंसर मिल जाता 8 से गुणा करने पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोनो दिक्कत? चलो अगला सवाल पढ़ो ध्यान से एकदम। बिल्कुल, प्रायिकता भी पढ़ा देंगे, निश्चिंत रहें आप। दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ 96 और 8 है, इनका योगफल 56 है, संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? देखो भैया, आपसे कहा है कि एलसीएम कितना है, एलसीएम है 96 और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 8 और उन दोनों संख्याओं का योग। आपको एक और नई बात बताता हूं, जिन्होंने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है वो ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा सवाल आए और आपको अगर कोई संख्या माननी पड़े तो आप यहां पे संख्या मानना, एक संख्या हमेशा ax मानना और एक संख्या हमेशा bx मानना, और आपको दोनों का योग दिया है तो दोनों का योग कितना है, वो है 56। 3 संख्या होती तो cx और आ जाता, 4 होती तो dx आ जाता, है ना। कभी भी संख्या मानना है अगर एलसीएम एचसीएफ में, तो एक को ax और एक को bx मानेंगे। ठीक है, तो ax और bx में निकल जाएगा तुम्हारा x कॉमन, बचेगा a प्लस बी विच इज इक्वल टू 56। और आपको आज 4 बार बता चुका हूं कि गंगाधर ही शक्तिमान है, एचसीएफ ही x है, तो x की जगह क्या आ जाएगा 8, 8 से कैंसिल होगा कितनी बार, 7 बार। ऐसी संख्याएं सोचिए जिनको जोड़ने पर 7 आए, लेकिन वो संख्याएं को प्राइम होनी चाहिए, आपस में नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्याएं सोचिए जिनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, को प्राइम नहीं होना चाहिए, है ना। अब ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी संख्याएं हो सकती है भाई। हमने कहा कि 1 और 6 भी हो सकती है, हमने कहा 2 और 5 भी हो सकती है, हमने कहा 3 और 4 भी हो सकती है, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है, हाँ या ना। ठीक है, हम्म, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब आप एक बात और यहां पे देखें, है ना, आप अगर यहां पे देखेंगे तो ये सबके लिए वर्क करेगा। एचसीएफ आपका कितना है, 8 है, तो भाई एक संख्या अगर 8 है तो दूसरी आपकी 48 है। 8 और 48 में देख लो, सही है। एक ये 8 है तो एक संख्या अगर 8 दूनी 16 है तो एक 8 पंजे 40 है। ठीक है, लेकिन ये यहां पे सेटिस्फाई आपका करेगा नहीं, है ना, ये आपका हो नहीं सकता। फिर एक संख्या तुम्हारी हो गई 8 तिया 24 और एक हो गई 8 इंटू 4 32, ये तुम्हारा यहां पे सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। इतना अंतर इनमें है नहीं तो ये संख्या हो नहीं सकती। तो केवल क्या पॉसिबिलिटी है, केवल पॉसिबिलिटी है 3 और 4 की। आप जनरली प्राइम नंबर्स देखोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यहां पे 24 और 32 वो संख्या हो सकती है क्योंकि इनके बीच का अंतर 8 है और सबसे कम अंतर वाला ग्रुप यही बन रहा है, तो यही पॉसिबिलिटी है कि यही वो दोनों संख्याएं। हमने 8 का गुणा एक बार 3 में करा, 8 का गुणा एक बार 4 में करा, क्यों? क्योंकि एक संख्या 3x है, एक संख्या 4x है और x की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो 8 तिया 8 इंटू 4, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर आ जाएगा 8। ठीक है, कभी भी संख्या माननी हो अपने मन से तो हमेशा ax और bx मानना। ठीक है, तो दोनों में x निकला कॉमन, a प्लस बी की वैल्यू 8 से कैंसिल हुआ 7 बार। 7 के ग्रुप क्या क्या बन सकते हैं वो मैंने बताए, लेकिन ये सारी चीजें भी सेटिस्फाई करनी चाहिए और ऑप्शन भी मैच होना चाहिए, तो केवल 3 और 4 मैच हो रहा है।
ओके। हम्म। चलो एक और बहुत सुंदर सवाल। क्वेश्चन 3 में क्या गलती लग रही है भाई, ये बताओ, फिर हम उसको चेक करें। ओके। एक और 6 लेने में अंतर आ रहा है तुम्हारा 40 का, 8 और 48, और 40 ऑप्शन में है नहीं, तो वो ऑप्शन हो नहीं सकता। हाँ भैया, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है, भागफल 1 11 2 है, उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। पहले हम आपको यह बताते हैं कि आपको पता यह होना चाहिए कि एचसीएफ निकालने की और एलसीएम निकालने की दोनों की दो दो मेथड है। एक को बोलते हैं गुणनखंड विधि, एक को बोलते हैं भाग विधि। इंग्लिश में कहें तो फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, दो दो मेथड्स दोनों की होती है। क्लियर। तो यहां पे एचसीएफ निकाला गया है विभाजन विधि से। अब विभाजन विधि में क्या होता है कि मान लो एक संख्या x से दूसरी संख्या y है, तो x का भाग देंगे, एक बार गया होगा, फिर यहां से कुछ गया तो यहां पे कुछ बचा होगा, हमें नहीं पता क्या बचा। फिर जब आपने भाग दिया होगा तो फिर 11 बार भाग दिया, फिर यहां पे कुछ बचा होगा, फिर आपने उस बचे हुए से भाग दिया तो आखिरी में 2 बार भाग गया, और आखिरी भाजक जो है इन्होंने कहा है कि आखिरी बार 17 से भाग दिया गया था। ऐसे सवालों में उल्टा चलना पड़ता है। मैं आपको पूरा हल करके बता रहा हूं, आप देखना, अब भी पता चल जाएगा। देखो करते क्या है भाई, आखिरी बार 17 का भाग दिया, आखिरी बार 2 बार भाग गया, 17 दूनी 34, यानी यहां पे 34 लिखा था, और 17 दूनी 34 से 34 होगी तो 0 आया होगा। भाई आखिरी बार 17 से भाग दिया, और 1 11 और 2 भागफल है, कोशेंट है, यानी पहली बार 1 बार भाग गया, दूसरी बार 11 बार भाग गया, तीसरी बार 2 बार भाग गया। इसमें उल्टा चलेंगे, रिवर्स चलेंगे, देखना भी मजा आएगा आपको, है ना। तो पूरा पूरा भाग आखिरी में जाएगा, आखिरी में आपको 0 बचाना होता है। तो 17 दूनी 34, 34 था, 34 बार भाग गया तभी 0 आया। अब होता क्या है कि जो यहां पे आप लिखते हो, ठीक है, ये जो आप यहां पे लिख रहे हो, ये एक्चुअल में ऊपर जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा यहां 34, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे भैया, तो 34 का गुणा 11 में करोगे, तो 34 और 11 का गुणा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 4 3 7, और 3 का 3। और यहां पे कोई संख्या आई थी, उसमें आपने 34 का भाग दिया, 374 बार गया, तब जाके 17 बचा। तो उल्टा चलेंगे, 7 और 4 11 का 1, हासिल का 1, 7 8 और 1 9, और 3 का 3। यहां 391 था, और यहां जो हम लिखते हैं ना, ये एक्चुअल में पिछला भाजक होता है। तो यहां 391, तो यहां 391 आया होगा। अब यहां 391 का भाग आपने 391 बार दिया, 34 बचा होगा, तो 4 और 1 5, 4 9, और 3 हो गया 12 का 2, हासिल का 1, 3 और 1 कितना हो गया तुम्हारा 4। ये है वो दोनों संख्याएं, 1 मिनट, सही है ना। हाँ, ये है आपकी वो दोनों संख्याएं जिसमें आप भाग दे रहे थे। क्लियर। चलो, तो एक संख्या ये थी, एक संख्या ये थी, दोनों को जोड़ना है। तो 391 में 425 को जोड़ेंगे, 5 और 1 6, 9 2 11, 4 3 7 और 1 8। ये है उन दोनों संख्याओं का योग, आंसर इज 816। इस विधि को विभाजन विधि बोलते हैं, और इसमें उल्टा जाना, रिवर्स जाने वाले सवाल बहुत आते हैं। क्लियर। ठीक है, एक बार मैं आपको पूरी कथा फिर से सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। भाई हुआ क्या होगा कि एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग दिया, एक बार भाग गया, कुछ बचा, जो बचता है उस वो ही भाजक हो जाता है, कोशेंट होता है, और यहां जो होता है वो यहां आ जाता है। फिर 11 बार भाग गया, फिर बचा, फिर कुछ बचा होगा,
और फिर आखिरी में 2 बार भाग गया और आखिरी बार भाग दिया आपने 17 बार। ठीक है भाई, तो 17 दूनी 34 आया होगा, तभी 0 बचा होगा। यहां 34 आया तो मतलब तुम 34 से भाग दे रहे थे, तो 34 गुणा 11 होता है 374। अब यहां से मैं क्या घटाऊं 374 में कि 17 बच जाए, तो आप उल्टा करोगे ना, 7 4 11, 7 8 और 1 9, 3 का 3। यहां 391 आया तो यहां 391 लेना पड़ेगा। 391 गुणा 1 391, 4 और 1 कितना हो गया 5, 9 और 3 12 का 2, 3 और 1 4। ये रही वो दोनों संख्याएं जिनका आपने डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाला था, और आप अब इन दोनों को जोड़ दोगे। सो द आंसर इज 816, 816। अब बताओ समझ में आई कि नहीं आई तुम्हारे? हाँ, अब तो समझ गए। ठीक है, चलें आगे बढ़े, एक और जल्दी से कर लेते हैं। आखिरी सवाल आज का, फटाफट देखो। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है। कोई दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है। तो हमें पता है कि भैया एचसीएफ हमेशा x होता है, तो एलसीएम कितना होगा उसका 56 गुना, ये हो गया। उनका योग 1710 है। एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है 1710 है, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना है 1710 है। तो 56 और 1 हो गया 57, विच इज इक्वल टू 1710। तो x के भाग देंगे तुम यहां पे, है ना। कितनी बार भाग जा सकता है 3 बार, 57 तिया तो 30 बार भाग चला जाएगा तुम्हारा, है ना। 30 बार भाग चला गया, तो आपको पता चल गया। अच्छा, आपको पता चल गया x की वैल्यू क्या है। अगर एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या बताइए। अब मैं आपको फिर याद दिलाता हूं, किसी भी दो संख्या का गुणा और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा हमेशा बराबर होता है ना। एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या मुझे नहीं पता। उनका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 30 है, और एलसीएम क्या होगा 56x, 56 गुणा x। मैं हल नहीं करूंगा, बस ऐसा लिख दूंगा। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है। बात समझ में आई कि नहीं? एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या पता लगानी है, बस इतना सा काम आपको करना था। चलो काटा पीटी कर ले। तो 30 से इसको उड़ा दोगे तुम 8 बार, 8 से इसको उड़ा दोगे 7 बार, 7 या 21। तो जो एक दूसरी संख्या है वो 210 है, एंड दिस इज योर आंसर 210। क्लियर? यस, आया मजा? चलो, टाइम एग्जैक्ट 9 बज चुके हैं। इस क्लास की पीडीएफ हम आपको 2 मिनट के अंदर टेलीग्राम पे दे रहे हैं। पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल अधिक से अधिक सब परिवार, सबको, बड़े बुजुर्ग बच्चों को लेके कल आना है, क्योंकि कल हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, आयु। तो कल रात 8 बजे मिलेंगे और आयु के बेहतरीन सवाल। और आज हमें आबकारी आरक्षक, कांस्टेबल, एक्साइज कांस्टेबल की सारी आंसर की हमारे पास आ चुकी, आप लोगों ने भेज दी थी। तो उनके भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो अभी हाल ही में पूछे गए, क्योंकि जिस प्रकार का आबकारी का पैटर्न आया है, पटवारी में भी उसी प्रकार के प्रश्न, बल्कि उससे थोड़े और अच्छे ही पूछे जाएंगे। तो वो सब आने वाली सारी क्लासेस में हम आपको वो सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करा देंगे, है ना। और सारी चैनल से जुड़िए, और रोज इतनी क्लासेस चल रही है हर विषय की, इनका फायदा उठाइए। शेड्यूल आपको पता ही होगा, अभी रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास है। और पटवारी के आपको हमने एक वादा किया था 15 प्रैक्टिस सेट देने का, और पहले तो हमने कहा था कि आपको किताब देंगे, लेकिन हमने उसको ई बुक में दे रहे हैं आपको मात्र 21 रुपए में। कंप्यूटर की प्रैक्टिस ई बुक लॉन्च हो चुकी है, 40 सेट, 1000 प्रश्न, ऑब्जेक्टिव्स 21 रुपए में विनर्स की एप्लीकेशन से मिलेगी। कहां मिलेगी? ये बुक्स वाला जो सेक्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो ऊपर तुम्हें ई बुक दिखेगा, बस यहां पे पेमेंट करोगे और तुरंत आपकी कंप्लीट बुक खुल जाएगी। मैनेजमेंट की इंग्लिश मीडियम लॉन्च हो चुकी है ना। आईफोन पर भी अब आप विनर्स की एप्लीकेशन चला सकते हो। और ये होली ऑफर है जो आज से चालू हो चुका है, 5 मार्च तक रहेगा।
तो सभी कोर्सेज, किताबें, टेस्ट सीरीज सब पर आपको बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। इसका फायदा आप ले सकते हैं। आपको अगर मेरी मैथ्स की किताबें चाहिए, अरिथमेटिक, एडवांस, तो ये सारी आपको मिल जाएगी। सामान्य प्रबंधन की किताब आप बुला सकते हो। और पेपर लंबा चलेगा पटवारी का, तो आप अभी ये ना सोचें कि 15 दिन तो है, लेकिन अभी एडमिट कार्ड्स आ गए तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा 2-2 महीने तक चल सकती है। तो जिन्होंने लेट शुरू कराया, जिनको लग रहा है अभी और तैयारी करनी है, तो आपके पास समय मिल सकता है। एडमिट कार्ड के बाद चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है भाई, चलो तो टाटा बाय बाय करते हैं। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह एप्लीकेशन पे आपसे मिलते हैं और कल रात 8 बजे आयु चैप्टर के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए। जाते जाते लाइक करिएगा, कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है वो भी बताइएगा। मैं नावधारा, नल टंकी, प्रायिकता, क्रमचय, संचय, ये सब लेकर आने वाला हूं। सब चीजें आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय।